नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण विध्वंस का। वक्त तय हो चुका है, या ये कहा जाए कि अभी बस बातचीत की क्या कोई राह बाकी है भी। जिस तरह से हालात हैं उसको लेकर तो ऐसा ही नजर आता है, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काउंटडाउन बातचीत का, काउंटडाउन विध्वंस का। मिडिल ईस्ट के विध्वंस की हकीकत क्या है, जहां पर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अमेरिका हमला करेगा तो ईरान मिडिल ईस्ट को तबाह कर देगा। ना बचेगा सऊदी अरब, ना बचेगा यूएई और ना ही बचेगा कतर। एक ईरानी एक्सपर्ट कह रहे हैं दोनों देशों के लोग देश छोड़ दें, ऐसी अपील की जा रही है। और यही आज मिडिल ईस्ट की एक तरह से बड़ी तस्वीर दिखाती है। ये 3 तस्वीरें आज आपको बताएंगे किस तरह से विध्वंस का वक्त तय हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके अलावा आज बात करेंगे अमेरिका में मौजूद एक ईरानी लेडी की, जो बड़ी चर्चा का विषय है। ईरान की इस लेडी डीलर को अरेस्ट किया गया है, जिस पर आरोप है कि वो एक किलर लेडी है जो पूरी दुनिया में हथियारों की सप्लाई करती है। उसकी क्राइम कुंडली को भी खंगालेंगे। आखिर कौन है ये ईरान की लेडी डीलर जिसने अब चिंता बढ़ा दी है। आज की जो तीसरी बड़ी खबर सुपर टॉक की, यानी कि इस्लामाबाद में होने वाली जो दूसरी शांति वार्ता है उसकी, जिस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वार्ता होगी या नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अमेरिका कई बार वार्ता के लिए ईरान को चेतावनी दे चुका है, लेकिन ईरान अपनी मांगों के आगे अड़ा हुआ है। वार्ता होगी भी या नहीं, बात बनेगी भी या नहीं, ये सस्पेंस बरकरार है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ये सुपर टॉक 2.0 फेल हुई तो विध्वंस होना पूरी तरह से तय है। आइए करते हैं शुरुआत आज के आक्रमण की, और आपको बताते चले जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है और वो तनाव कम होने की बजाय बढ़ता हुआ नजर आता है। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। इस समय की बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई सीज़फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान, वॉर ब्रेकिंग। तो सीज़फायर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान यह आया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि हम और हमारी सेना कार्रवाई के लिए तैयार है। सीज़फायर में रीस्टॉक हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया हम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। युद्ध विराम के दौरान सैन्य तैयारी और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा डील नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई संभव है। और इतना ही नहीं, बार बार इस बात को भी दोहराया गया कि वार्ता अगर विफल हुई तो बमबारी हो जाएगी। आप समझिए किस तरह के हालात हैं। एक तरफ बातचीत का इंतजार, दूसरी तरफ धमकियों पे धमकियां और कुछ नहीं, विध्वंस की तस्वीरें। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि जेडी वेंस अमेरिका से रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद में, जहां पर उम्मीदों वाली ये सुपर टॉक है। उम्मीद सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, उम्मीद सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद ये पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव पूरी दुनिया की जान में कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आफत बना हुआ है, चिंता बढ़ाता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था का बट्टा किस रूप में लग रहा है ये हर कोई जानता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि अगर ये बातचीत नहीं हुई तो इसका प्रभाव आने वाले वक्त में और भी ज्यादा चिंता का सबब बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि जिस तरह से अभी हालात है, बढ़ते हैं आगे। ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। ईरान के को डेलीगेशन भेजना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट कर दिया। अमेरिका ने युद्ध पूरी तरह से जीत लिया है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के पास में वार्ता के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को डेलीगेशन भेजना ही होगा। हम ईरान से सबसे बड़ी डील कर ही रहेंगे। ये अब बड़ी बात क्लियर कट कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ईरान लगातार इस्लामाबाद में होने वाली इस सुपर टॉक 2.0 के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने इस दूसरे दौर की बातचीत के लिए क्लियर कट इनकार किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के सामने कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ईरान ने डेलीगेशन नहीं भेजा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका ने युद्ध पूरी तरह से जीत लिया। ईरान के पास वार्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और हम ईरान से बड़ी डील करेंगे, ये उम्मीद भी जताई है और कहीं ना कहीं भरोसे में लेने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने।
वो चाहते हैं कि ईरान मेज पर आए और वो चाहते हैं कि जिस रूप में अभी हालात हैं उसको कंट्रोल किया जाए। इसी बीच आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग मिडिल ईस्ट से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो नाकेबंदी की गई थी वो पूरी तरह से सफल है। ट्रंप ने दरअसल हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने हॉर्मुज ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया है और यही नाकेबंदी, ये जो डील बार बार ईरान और अमेरिका के बीच में होने की बात होती है, यही नाकेबंदी बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है क्योंकि ईरान ने इस नाकेबंदी को गैर कानूनी बताया और कहा कि ये गलत तरीके से दबाव बनाने का एक तरह से तरीका है। लेकिन ईरान कह रहा है हम तैयार नहीं हैं। अमेरिका कह रहा है कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी सफलता रही है। हॉर्मुज पर जो नाकेबंदी की गई वो पूरी तरह से सफल रही और हॉर्मुज ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी के तौर पर वो देखते हुए नजर आते हैं। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर क्या है? अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने टुस्का शिप को लेकर बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर ये, टुस्का शिप जो कि ईरान का शिप था, चाइना भेजा जा रहा था, उसे अमेरिका ने कब्जे में लिया। अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ी बात का खुलासा किया गया है। टुस्का शिप पर दरअसल केमिकल होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान दरअसल चीन को कहीं ना कहीं केमिकल से एक तरह से सप्लाई कर रहा था। टुस्का शिप को एक दिन पहले ही यूएस ने रोका था। अब ये समझिए कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा हालात को चिंताजनक बनाएगा। लेकिन अमेरिका की नौसेना ने जिस ईरानी जहाज को जब्त किया, दरअसल वो चीन से आ रहा था और उसमें मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद थी। ये टुस्का शिप क्या है वो भी आपको बताएंगे। ये तस्वीरें पहले आप देखते चलिए। ये तस्वीरें दरअसल ये उसी टुस्का शिप की है जिसे कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लिया है अमेरिका ने। दावा ये किया जा रहा है कि ये ईरान का शिप है जो कि चीन की तरफ जा रहा था और उसे अपने कब्जे में ले लिया गया है। ईरानी जहाज चीन से दरअसल ये आ रहा था और उसमें मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद थी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि किस तरह से ईरान का सहयोग लगातार कभी रशिया तो कभी चीन करता रहा है। आखिर ये टुस्का शिप है क्या? मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद रहने की जो बात कही गई है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है पहले समझिए। दरअसल ये टुस्का शिप को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, टुस्का कोई आम मर्चेंट शिप नहीं है। दरअसल टुस्का IRISL के अधीन एक तरह से संचालित होती है। IRISL एक सरकारी कंपनी है। 2019 में इस कंपनी पर कई प्रतिबंध लगाए गए। IRISL के जहाज IRGC के कंट्रोल में होते हैं। अब कंपनी ईरान के लिए मिसाइल और हथियार लाती है और इन जहाजों में क्रू ईरानी ही होते हैं। कभी कभी पाकिस्तानी नाविक भी इस दौरान सवार होते हैं, ये भी दावा किया जाता है। बताया जाता है ये दरअसल कोई प्राइवेट कार्गो कंपनी नहीं है, ये सीधे ईरान की स्टेट मशीनरी का हिस्सा है। हॉर्मुज से लगे हुए ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले जिस कार्गो प्लेन को हाल ही में जब्त किया, उसमें चीन की ओर से तेहरान के लिए मिसाइल और सैन्य सामग्री भेजी गई। अब कई ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि जिस रूप में इसमें सामग्री पाई गई, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन प्राथमिक तौर पर आशंका है कि इस जहाज में चीन की ओर से ईरान के लिए भेजी गई सैन्य सामग्री हो सकती है। ये शक और गहरा इसलिए हो गया क्योंकि अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले जिस मालवाहक जहाज को जब्त किया, उसकी ईरानी बंदरगाहों तक आवाजाही की। अमेरिकी बलों ने ईरानी जहाज की इस जब्ती ने वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसका नाम MV टुस्का है और उस नेटवर्क का ये हिस्सा बताया जा रहा है जो नियमित रूप से चीन के बंदरगाहों तक आता जाता रहा है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस टुस्का को अपने कब्जे में लिया गया, उसमें रासायनिक सामग्री थी जिसमें सोडियम परफ्लोरेट एक तरह से पाया गया है। लेकिन आखिर ये सोडियम परफ्लोरेट है क्या, इतना अहम क्यों है, समझिए। बैलिस्टिक मिसाइलों में दरअसल इस सोडियम का इस्तेमाल होता है। बताया जा रहा है कि सोडियम परक्लोरेट की सप्लाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद वो इस शिप पर पाया गया। अब ईरान सोडियम परक्लोरेट चीन से एक तरह से आयात करता है। ईरान सोडियम परक्लोरेट से अमोनियम परक्लोरेट बनाता है और अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल होता है मिसाइलों के निर्माण में। 2000 टन सोडियम परक्लोरेट से 500 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की जा सकती हैं। इसीलिए
ये अमेरिका बड़ी इसे उपलब्धि के तौर पर बता रहा है, क्योंकि टुस्का शिप को अपने कब्जे में लिया, यानी कि 500 बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण ईरान करने जा रहा था, जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो अमेरिका के खिलाफ ही करता, इजराइल के खिलाफ ही करता। इसी बीच एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर बड़ा निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर बड़ा हमला। चीन ने ईरान की मदद की। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं चीन ने ईरान को गिफ्ट भेजा है। चीनी राष्ट्रपति ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बातें कही गई। आप समझिए, ये अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है। चीन ने ईरान को जो गिफ्ट भेजा और उसके बाद में मेरा भरोसा तोड़ दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई है। ईरान ने युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन ने सटीक हमले किए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन हमलों में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह चीन है। जंग में ईरान जैसा कमजोर देश भी अमेरिका जैसी सुपर पावर के आगे सीना तान कर खड़ा दिखा। ट्रंप की आंख में आंख डालकर ईरान लगातार पलटवार की धमकी देता रहा। ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे दम थी चीन और रूस जैसी महाशक्ति की, जो लगातार हर कदम पर ईरान के हमसफर बनकर चल रहे हैं। ईरान की मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाई। अमेरिका के सैन्य बेसों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इजरायल को तो जैसे ईरान ने समतल कर डालने की कसम खा ली। खबर है कि ईरान के इन सटीक हमलों के पीछे थी चीन की तीसरी आंख। चीन के सैटेलाइट ने ईरान के IRGC को मदद दी और IRGC ने सटीक हमला बोला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के TEE-01B सैटेलाइट ने मिडिल ईस्ट में हुई जंगी तबाही में अहम भूमिका निभाई। इसकी मदद से ईरान ने जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की पोजीशन को ट्रैक किया। बताया जा रहा है कि अर्थाई कंपनी एक खास तरह के निर्यात मॉडल पर काम करती है, जिसे इन ऑर्बिट डिलीवरी कहा जाता है। यानी चीन में लॉन्च किए गए सैटेलाइट को तभी विदेशी खरीदारों को सौंपा जाता है जब वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ऑर्बिट में पहुंच जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कमांडर्स ने सैटेलाइट को क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने का काम दिया था। नई व्यवस्था के तहत IRGC को एम्पोसेट नाम की कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशंस के नेटवर्क का भी एक्सेस दिया गया। एम्पोसेट बीजिंग में सैटेलाइट सेवाएं देती है। इसकी सेवाएं एशिया, लैटिन अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में फैली हुई है। खबरों के अनुसार सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली। चौदह मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया था कि वहां तैनात अमेरिकी विमान को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि TEE-01B ने जॉर्डन के मुवाफाक साल्ती एयरबेस, बहरीन के मनामा में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास के इलाकों और इराक के एरबिल एयरपोर्ट के आसपास की गतिविधियों को ट्रैक किया। सैटेलाइट की निगरानी का दायरा और भी बड़ा था। इसमें कुवैत के कैंप ब्यूरिंग और अली अल सलेम एयरबेस, जिबूती के कैंप लेमोनियर और ओमान के दुक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे अमेरिकी सेना से जुड़े ठिकाने शामिल थे। साथ ही इसने खाड़ी क्षेत्र के नागरिक ढांचे पर भी नजर रखी। माना जा रहा है कि IRGC को इस मदद के पीछे चीन की सरकार का हाथ था, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बिना चीन सरकार की इजाजत के कोई भी चीनी कंपनी किसी सैटेलाइट को लॉन्च ही नहीं कर सकती। साफ है कि चीन के सैटेलाइट ने ईरान को ऐसी मदद दी जो अमेरिका के साथ साथ खाड़ी देशों के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ पीस टॉक, उसके पहले ये तनाव, आखिर किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और ये सुपर टॉक 2.0 क्या ठंडे बस्ते में जा रही है, करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करते हुए जानना चाह रही हूँ, ये एक तरफ चर्चा
चर्चा जो फिलहाल पॉजिटिव जाएगी, रुक रही है, थम रही है, ठंडे बस्ते में जा रही है, और ऊपर से चीन का ये जो पूरा भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ा तनावपूर्ण माहौल बना दे रहा है इसे? देखिए मैडम, मेरा ये मानना है कि अमेरिका की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया था और वो बातचीत के लिए अपना डेलीगेशन भेजना चाहते थे। तो ये इंडिकेट करता है कि अमेरिका बहुत सीरियस था इस युद्ध को खत्म करने के लिए और इस बातचीत को दूसरे पड़ाव के ऊपर लाने के लिए। लेकिन ईरान की जो हठधर्मी है वो इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, और ईरान जिस प्रकार से अपनी शर्तें रख रहा है, जहाँ टर्म्स ऑफ रेफरेंस कह रहा है, वो इस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वो एक विजेता है, और विजेता होके जो है वो अपनी शर्तों के ऊपर जो है बातचीत करना चाहता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, देखिए एक बात जरा जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए, ईरान के जो है उनका सुप्रीम लीडर और 40 बड़े टॉप कमांडर्स को जो है मार दिया गया था। लेकिन जब बातचीत की शुरुआत होती है तो वो सबसे पहले जो है अपने देश में सोचने की बजाय जो है वो कहता है कि लेबनान का मुद्दा भी जो है, हिजबुल्लाह का या लेबनान का मुद्दा भी इस बातचीत के अंदर शामिल होना चाहिए। वो बहुत अड़ा हुआ था, रादर काफी रिलक्टेंट था। तो अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो देश जो है अपने पब्लिक के लिए या अपने लोगों के लिए जो है इतना नुकसान होने के बावजूद भी वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बनस्पत इसके कि उसकी ज्यादा संपैथी जो है वो प्रॉक्सीज या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। ये तो हो गई उसकी बैकग्राउंड। दूसरा एक कारण ये सर, क्या यही एक रीजन है कि बार बार खबरें आती हैं कि IRGC और ईरान की जो ये पॉलिटिकल पूरी एक लीडरशिप है उनके बीच में तकरार है, बन नहीं रही है? बिल्कुल इंडिकेशन देता है। इसका जो है जीता जागता उदाहरण जो है वो है कि इंडिया के जो कमर्शियल शिप्स के ऊपर फायरिंग होनी है। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो मैं समझता हूं कि चाहे उनके प्रेसिडेंट हैं या बाकी जो लोग हैं जो कि इस बातचीत के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई समाधान निकल आए। लेकिन जो इस्लामिक रिपब्लिक के लोग बाग हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उनका कोई रादर पॉलिटिकल सिस्टम का जो है कोई भी कंट्रोल जो है इस्लामिक रिपब्लिक के ऊपर नहीं है। वो डायरेक्टली जो है रिपोर्ट करते हैं उनके सुप्रीम लीडर को और वहीं से वो डायरेक्शन लेते हैं। इसका मतलब जो है कि अब आने वाले दिनों में हमें रादर मैं तो बहुत ही कंफर्म हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जैसा कहा है कि उनका कोई मूड नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं सीज फायर को एक्सटेंड करें, तो बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि ये लड़ाई युद्ध शुरू होगा। लेकिन इसके अंदर जो है इस बार शायद अमेरिका जो है वो चाहेगा कि GCC के कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर किसी प्रकार से उनका कोई नुकसान ना हो। तो आने वाला युद्ध जो है वो अपना ये वॉरशिप के से ही जो है अपना एयर अटैक या जो भी कुछ करना और डीगो गार्सिया बेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तो यही तो बड़ा संशय है ना, और इसी बात को लेकर तो ईरान की तरफ से नाराजगी भी जताई जा रही है। मैं जल्दी से और रिएक्शन ले रही हूँ। एक बार झा सर, आपका रुख करते हुए VN झा सर, जिस तरह से अभी अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनका डेलीगेशन तो रवाना हो रहा है, ईरान की तरफ से अभी तक कोई परिस्थितियां क्लियर नहीं है, अभी भी रूठने मनाने मान मनव्वल का दौर जारी है, और यही वजह है कि बड़ी लोक लुभावन वादे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कह रहे तुम्हें जो पसंद हो वो सारी रियायतें दे देंगे, चाहे बात टोल वसूली का हो, चाहे बात संपत्ति को अनफ्रीज करने का हो, सारी इच्छाएं मानने को तैयार हो गए। लेकिन फिर भी ईरान का नहीं तैयार होना, क्या रीजन है सर? नैना, अगर आप और हम ट्रंप की बातों पे विश्वास कर सके तो ये तो लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट, इट्स अ ब्यूटीफुल नेशन, ब्यूटीफुल पीपल। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं और वो करते क्या हैं, इसमें बहुत अंतर है। और देखिए, ये जो आपने अभी सवाल पूछा था कि आखिर ये जो बात जो आगे नहीं बढ़ रही, इसका कारण क्या है। देखिए, इसका कारण है कि ट्रंप इस चीज पे अड़े हुए हैं कि ये जो पीस वार्ता का, सो कॉल्ड पीस वार्ता का जो शर्त है या जो आगे बढ़ना है, ये उनके टर्म्स पे हो। ये कैसे हो सकता है? और उनका टर्म्स वही है जो उन्होंने पहले रखा था। उन्होंने जो 15 पॉइंट्स रखे थे वो सारे पॉइंट्स वही हैं। तो ये चीज हो नहीं सकती, इस तरह से वार्ता आगे बढ़ नहीं सकती। दूसरी चीज, ईरान भी अड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान पे ये वॉर जो है थोपा गया है। और जैसे आपने कहा और अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि उसके इतने सारे टॉप लीडर मार दिए गए हैं, इंक्लूडिंग स्टेट हेड जो था।
और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो आपके टर्म्स पे वो अपना कॉम्प्रोमाइज कर ले, ये मुमकिन नहीं है नैना। और यहीं पे आके जो जो बात टिकी हुई है, जो अभी ईरान ने नकार दिया है, उन्होंने एक ही चीज कह के निकाला है कि जो ट्रंप जो है वो अब उसके ऊपर में उसको विश्वास नहीं है। क्या कहता है और जब वार्ता शुरू होगी तब वो क्या करेगा, अपने लोगों को क्या करने के लिए कहेगा। ईरान ईरान ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ने या ट्रंप ने अपना दिमाग बना लिया हुआ है कि ईरान से डॉटेड लाइन पे साइन कराई जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, आज के दिन में जब ईरान के हाथ में चिकन नेक पड़ा हुआ है हॉर्मुज का, तो वो क्यों उसके ऊपर में कॉम्प्रोमाइज करेगा? क्योंकि वो जानता है कि ये चिकन नेक जो है वो किसी न किसी तरह से उसका रिजल्ट जो है, कम से कम जितने ज्यादा नुकसान उसकी हुई है उसमें से बहुत ज्यादा भरपाई करने का और आगे ईरान का प्रभुत्व स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कायम रखने का वो सबसे बड़ा जरिया है। तो और सर उसको मुझे लग रहा है शायद लाइफ टाइम का मौका है एकमात्र ये। बिल्कुल, ये लाइफ टाइम का ऐसा चीज है। और तीसरी चीज, आज के दिन में ईरान अकेले अफेक्टेड नहीं है नैना। उसने जितने गल्फ कंट्रीज हैं जहां जहां पे अमेरिकी बेसेस थे, सबों को इस वार में लाया हुआ है। सबों को ये एहसास दिलाया है, जो अमेरिका ने आपको गारंटी दी थी सुरक्षा की, वो सुरक्षा गारंटी कहीं भी लागू नहीं होता है। वो फेक है, वो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। इसीलिए ईरान ने सारे कंट्रीज के ऊपर में अटैक किए हुए हैं, एक ही चीज कह के कि अमेरिका के सुरक्षा पे आप ना जाएं, वो सुरक्षा जो है वो कहीं भी विश्वास के लायक नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके अलग से जो दो तीन चीजें और डेवलपमेंट हो रही हैं जो कि काफी मायने वाली बात है। जी जी। ये है कि एक तो अमेरिका ने भी अपना जो जो होल्ड है, जो ब्लॉकेड है वो डाल दिया है। उस ब्लॉकेड में अमेरिका ने एक चीज कही थी जो अभी तक उसने किया नहीं है लकीली। और इसने ये कहा था कि अगर किसी शिप को एस्कॉर्ट करने के लिए कोई भी नेवी आई तो अमेरिका उसके ऊपर में फायर करेगा। आप देख लीजिएगा जो इनिशियल टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस था, जो टर्म्स थे उसके सीज फायर के, जी उसने जी ये कहा था। दूसरा, जो हुती है, हुती ने एक धमकी दी थी अमेरिका को कि जिस दिन तुम्हारे बेड़े हमारे मिसाइल के रेंज में आए उसी दिन हम उसको डुबाएंगे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज के दिन में यूएसएस फोर्ड वो रेड सी में इंटर करने जा रहा है, समवेयर अब करने जा रहा है। तो इसका क्या होगा आगे? और लास्ट जी के जब जब पूरा विश्व इससे विचलित हो, उधर उधर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपना कुछ और प्लान बना रहे हैं। उनका अभी 40 देशों का टेली कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, तो वो कुछ और चाहते हैं। पूरे के पूरे जो जो सप्लाई चेन है वो आज के दिन में बाधित हो, उसी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो है आगे बढ़ के आ रहे हैं और चाइना का आपने ये एंगल लिया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं इसमें। आज मुझे लगता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट आते भी हैं इस्लामाबाद, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, तो ईरान एट द मोस्ट एक छोटा लेवल, लो लेवल डेलीगेशन भेजेगा सिर्फ उसकी बात रखने के लिए। खैर, लेकिन सर मुझे तो अभी भी उस पर भी डाउट ही लग रहा है। अब हालांकि वो किस रूप में होगा मैं दोबारा एक बार इस चीज को आपसे समझूं, लेकिन एक बार मैं निपुण आलम बायन जी से समझना चाह रही हूँ। एक सवाल बार बार निपुण जी, 2026 बड़ा निर्णायक है हर किसी देश के लिए, क्योंकि कई भरोसे टूट रहे हैं, कई भरोसे बन रहे हैं, कई जोड़ियां खत्म हो रही हैं, कई जोड़ियां बन रही हैं, कई परसेप्शंस भी ध्वस्त हो गए इस दौरान। लेकिन अगर मैं अभी सुपर टॉक की बात करूं दूसरे दौर की, ऐसा लग रहा है खासतौर से अब चीन वाला जो ये एंगल सामने आया, कई लोगों के मन में सवाल है कि बातचीत के लिए रोकना, डिले करना, ये भी एक टैक्टिस है और उसमें सिर्फ ईरान नहीं, ईरान के पीछे या ईरान को दिमाग देने वाले कई और हिस्से हैं जिसमें चीन भी शामिल है। देखिए नैना जी, जब से हम स्टार्टिंग से वॉर को देख रहे हैं तो मैं तो लगातार इस बात को बोल रहा हूँ कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अगर ईरान खड़ा है तो वो चीन और रशिया की सपोर्ट पे से खड़ा है। नहीं तो जो कंट्री, मैं तो प्रैक्टिकली अगर बात करूंगा कि जो कंट्री 1979 से वेस्ट के साथ अपने रिलेशन खराब रख रहा है और 79 के बाद 95 सेशन झेल रहा है, वो कैसे इतना स्ट्रांग हो सकता है किसी दिन तक अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए? आप देखिए, भारत जैसा देश जो दोनों देशों के साथ, या तो आपका वेस्ट अलायंस हो या आपका रशिया चाइना अलायंस हो,
उनके साथ भी बैलेंस बनाते हुए, बेटर संबंध बनाते हुए भी अपने आप को लगातार स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहा है। और जो कंट्री एकदम स्पष्ट रूप से आपका तनाव लेके चल रहा है, वो कैसे खड़ा हो सकता था? तो निश्चित रूप से जो खड़ा हुआ है वो केवल चीन और रशिया के सपोर्ट से खड़ा हुआ है। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि ईरान को केवल आप ईरान ना समझे, ईरान इज ए फोर्ट ऑफ द यूएसआर, यानी कि रशिया और आपका चाइना, यानी कि उन दोनों का एक तरह से किला है। अगर ईरान गिरता है, ईरान ध्वस्त होता है, तो मुझे आप ये बताइए कि दुनिया में गल्फ कंट्रीज में कौन ऐसा देश है जो रशिया और चाइना को गेटवे दे देगा या अपने आप एंट्री दे देगा? ये मोस्टली कंट्री सब अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं। तो एक तो पहलू इसमें ये है। दूसरा क्या है कि जो इस प्रकार की भी बातें जो अमेरिका ने दावा किया कि ईरान का उसमें जो सामान आ रहा था वो चीन से आ रहा था, और चीन, ये लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, देखिए अब क्या है कि ईरान ने होर्मुज को ब्लॉक किया। ब्लॉक करने से अमेरिका की जो अलायंस कंट्रीज हैं उनको दिक्कत शुरू हुई। अमेरिका ने क्या किया, होर्मुज को ब्लॉक कर दिया, यानी कि होर्मुज पर जो ईरान की घेरेबंदी थी उस घेरेबंदी के चारों ओर अपनी घेरेबंदी कर दी। इससे ये हुआ कि चीन का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था या जो सप्लाई चेन थी वो प्रभावित होनी शुरू हो गई, यानी कि इम्पैक्ट अब चीन पर सीधा पड़ने लगा है। तब चीन इसमें इन्वॉल्व होने का प्रयास किया। और देखिए अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका चाहता है कि जैसे भी करके बाहर निकले, लेकिन मेरी फेस सेविंग के साथ मैं निकलूं कि अगर कल कोई ये इमेज जाती है पूरी दुनिया के सामने कि ईरान इज द वॉरियर, ईरान इज द विनर और अमेरिका इज ए लूजर, तो जो अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाया था उसका क्या होगा? और जो अमेरिका अपने आप को हेजेमन लाना चाहता था उसका क्या होगा? और ईरान ने भी इमेज बनाई थी कि दुनिया में मैं ही एक अकेला देश हूं जो अमेरिका के सामने इस्लाम के लिए फाइट कर सकता है, वो है ईरान। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि तो दोनों की अपनी इमेज और दूसरा ईरान को जो बैकएंड सपोर्ट है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात, लास्ट पॉइंट कहूंगा कि दिक्कत तो ऐसी है पाकिस्तान की। आप सोचिए, पाकिस्तान ने दावत दी दो देशों को, कहा जी आओ और मैं समोसा चाय टिक्के लगा रहा हूं, आप आइए। ईरान ने उस दावत में शामिल होने को मना कर दिया कि मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो एक और यहाँ पर फेलियर निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का। पाकिस्तान माने या ना माने, कम से कम अगर वो बातचीत के लिए बुला लिया होता, वो आ गए होते, बातचीत फेल भी होती, फिर कहा जा सकता था कि दोनों देशों के बीच में टकरार थी, बातचीत कामयाब नहीं रही। लेकिन बातचीत पे नहीं आना इज द फेलियर ऑफ द पाकिस्तान डिप्लोमेसी। यही तो बात है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाली बात है। और वो बेआबरू होकर शायद अमेरिका निकले, क्योंकि तेहरान गए आसिम मुनीर इतनी बार, लेकिन वो मुलाकात भी बेनतीजा रही। तो यही वाली लाइन जो है पाकिस्तान और आसिम मुनीर के लिए भी पूरी तरह से मुफीद बैठती है। लेकिन चाइना का जिक्र है, इसी बीच में अपने दर्शकों को ये बताते चलो कि ईरान के साथ में चाइना का इस पूरी परिस्थिति में कंटिन्यूसली पूरी तरह से बैक होल्ड रहा है। ईरान जिस रूप में अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ जंग लड़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल अब चाइना का है। चाइना उसे बैक सपोर्ट करता रहा। कैसे? दरअसल कई रिपोर्ट सामने आई कि ईरान के साथ में चीन की तीसरी आंख पूरे समय रखी है और यही वजह है कि वो इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल पर वज्रपात की तरह बरसा है। दरअसल IRGC को चाइना की तरफ से TEE-01B सैटेलाइट मिली। ये सैटेलाइट है चीन की। इस जंग में ईरान ने दरअसल चीन की TEE-01B सैटेलाइट का भरपूर इस्तेमाल किया। ये चीन की थर्ड आई कंपनी ने तैयार किया है, इसे विकसित किया है, लॉन्च किया है। अब IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने इस TEE-01B सैटेलाइट का नियंत्रण पाया और IRGC को इंफोसेट कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशन तक एक तरह से पहुंच मिल गई। अब जानकारी ये है कि बीजिंग की जो सैटेलाइट सर्विस देने वाली ये कंपनी इंफोसेट, उसने बड़ी मदद की है IRGC की। अब इसके माध्यम से हुआ ये कि जिस रूप में ईरान ने रणनीति तैयार की, बिल्कुल सटीक जानकारियां मिलने के बाद तैयार की। TEE-01B सैटेलाइट के माध्यम से ही ईरान को अमेरिकी सैन्य बेसिस की तस्वीरें मिल पाई और यही वजह है, याद कीजिए, ईरान ने जब 13, 14 और 15 मार्च को अटैक किए थे सऊदी में, सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर, वहां पर दरअसल इन तस्वीरों को जो इस सैटेलाइट से ली गई थी तभी अंजाम दिया गया। 14 मार्च को ट्रंप ने सऊदी में तैनात US विमानों को नुकसान पहुंचाने की बात मानी थी। वही जॉर्डन का मुफ्फाक साल्ती बेस
या बहरीन में जो 5वीं फ्लीट की गतिविधियां हैं उन्हें भी बाकायदा ट्रैक किया गया। इराक का इरबिल एयरपोर्ट के पास में जो गतिविधियां नजर आई थी उन्हें भी बाकायदा ट्रैक किया गया और यही वजह है कि चीन लगातार ईरान को समर्थन देता रहा। अब TEE-01B सैटेलाइट के बारे में जरा और जानकारी पा लीजिए। दरअसल दावा यह किया जाता है कि चीन में यह निगरानी सैटेलाइट तैयार की गई, आसमान में है, किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन एक ऐसी नजर जो अमेरिका और इजराइल पर लगातार नजर बनाए हुए थी। चीन में बना ये निगरानी सैटेलाइट अर्थ आई कंपनी ने तैयार किया और इसे लॉन्च किया। सैटेलाइट का रिजोल्यूशन भी काफी अच्छा रहा है। विमान, वाहन, बुनियादी ढांचों की पूरी डिटेल्स बारीकी से एक तरह से इसकी नजर में रहती है, ये निगरानी करती रही है और इसका भरपूर फायदा ईरान ने उठाया। और यही वजह है कि किस रूप में ईरान पीछे हटने को कतई कहीं से कहीं तक तैयार नजर नहीं आ रहा है। कर्नल दिनेश शर्मा जी, ईरान की जो ताकत है उसमें बहुत बड़ी मजबूती रशिया और चीन की तरफ से मिली है, इसमें कोई शक नहीं, और यही वजह है कि अमेरिका को भी बड़ी चिंता जता रही। अच्छा, निपुण आलम भाई जी कुछ कह रहे हैं शायद जी। नहीं नाना जी, आप प्रश्न कीजिए, मैं तो ऐसे ही मेरा है। अच्छा, ठीक है, माफी चाहती हूँ जी। दिनेश जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि ये बातचीत के लिए भी एक बड़ा कहीं ना कहीं संकेत है कि अगर ये बातचीत नहीं हुई, ईरान इस रूप में कॉन्फिडेंट है कि वो रशिया और चाइना का साथ पा चुका है और एक नई तिकड़ी बना चुका है। देखिए मैडम, ऐसा होता है कि जिस समय दो युद्ध जो दो देश होते हैं, जब उनका युद्ध होता है तो समीकरण बदले होते हैं। जो उनके मित्र देश होते हैं, चाहे वो अमेरिका है या चाहे ईरान है, डायरेक्टली जो है कोई अपने सैनिक नहीं भेजते हैं, लेकिन वो सपोर्ट करते रहते हैं इनडायरेक्टली, चाहे वो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जहां लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे। जैसा कि हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना का। एक बात इसके अंदर सबसे बड़ी आती है कि देखिए साहब, आपके पास 1979 से जो है आपके पास सैंक्शन लगी हुई है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी जो है आपने अपना मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को इतना एडवांस स्टेज के ऊपर लाए हैं। तो इसके अंदर से जग जाहिर है कि इनको जो है रशिया और चाइना की तरफ से और हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी जो है मिसाइल प्रोडक्शन के अंदर इनको मदद मिली होगी। अभी तक जो होता था ये सिर्फ डिनाइल मोड में रहते थे, चाहे वो रशिया है या चाइना है, लेकिन अभी तो इनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल गया। ये जो टुस्का जहाज जो है, जो अमेरिका ने कैप्चर किया, जिस प्रकार का जैसे आप बता रही हैं कि उसके अंदर से जो मटेरियल मिला है वो तो पूरा का पूरा जो है मिसाइल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हो जाता है। दूसरा जो है सबसे बड़ी जो इसमें अड़चन है, जो आपने थोड़ा सा जिक्र किया था अपने पिछले सेगमेंट के अंदर, जो सबसे बड़ी अड़चन है, जो मेरा मानना है कि इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो अपना क्या कहते हैं, वो अपना सीरियसली जो है इस काम को नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखिए कि उसने कितनी बार जो है सबको दगा दिया है। चाहे आप वो अमेरिका को देख लीजिए, और बाद में जो है एक मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि जिस समय अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन जो हैं ये अपना ओसामा बिन लादेन के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे थे, तो उस समय जो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो गया था अफगानिस्तान के अंदर कुछ नेगोशिएशन के लिए और CIA ने रिपोर्ट निकाली थी कि उसमें जो है पाकिस्तान ने जो है ड्यूल रोल पे खेला, और उसमें जो है तालिबानी है उनको क्या क्या है, भाई आप डटे रहो, लड़े रहो, अमेरिका की ये है। और दूसरा आप देखिए, सबसे अभी तक जो है पाकिस्तान जो है अमेरिका से पैसे लेता रहा, और ये देखिए कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन था ओसामा बिन लादेन, वो इनको एबटाबाद में मिला। और लास्ट पॉइंट जो है, एक 30 सेकंड्स दीजिए। मेरा तो ये मानना है कि असीम मुनीर के जिस प्रकार के रिलेशन, या जिस प्रकार से असीम मुनीर जो है वो DGISI रहा, तो उसके जो है काउंटर पार्ट जो है इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर भी होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये उन लोगों को बताकर आ गया कि अमेरिकन जो है बड़े इंटरेस्टेड है बातचीत करने के लिए, लेकिन आप डटे रहो और आपका कुछ नहीं होगा, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर आप किसी भी हालत के अंदर यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये इतिहास गवाह है कि वो आज तक किसी के सगे नहीं हुए, वो सिर्फ सगे होते हैं तो सिर्फ डॉलर के होते हैं। अब आप देख लीजिए ना
शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब में घूम रहा है, अपना वहां से अपना पैसा लेने के लिए। आसिम मुनीर जो है वो शांति का दूत बना हुआ है अपने देश के अंदर, तो वो शांति ला नहीं सका, चाहे वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वो शांति के दूत बने हैं। बेसिक एम जो है यही शांति तो के बात हो दूत तो जाती है दिखावा सर कि है। आग बुझाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है जिनके हाथ में, दूसरे हाथ में पेट्रोल है, जो हमेशा आग भड़काने का काम करते हैं, उनको शांति की बात कही गई है। लेकिन इस बीच मैं आगे बढ़ूं, अपने दर्शकों को ये भी बताते चलूं, इन पूरी परिस्थितियों के बीच में एक लेडी डीलर और लेडी किलर का नाम आ गया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर दरअसल एक ईरानी महिला जिनका नाम शमीम माफी है, उसे गिरफ्तार किया गया। शमीम माफी पर आरोप लगा कि उन्होंने ईरान और सूडान के बीच में ड्रोन और बम सहित कई हथियारों के सौदे किए, दलाली की। कई न्यूज रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि शमीम माफी द्वारा एक कंपनी संचालित की जाती है जिसके माध्यम से हथियारों या गोला बारूद की तस्करी की जाती है, और उस कंपनी को 2025 में ही $70 लाख से अधिक का एक तरह से भुगतान हुआ। अमेरिकी प्रथम अटॉर्नी बिल एसेल ने बाकायदा एक पोस्ट में ईरानी महिला पर ईरान और सूडानी सशस्त्र बलों के बीच में ड्रोन, बम फ्यूज और लाखों राउंड गोला बारूद की बिक्री में दलाली करने का आरोप भी लगाया। आखिर ये महिला कौन है जिसे लॉस एंजलिस से गिरफ्तार किया गया है और जिसने हलचल मचा दी है, वो आइए जरा मैं आपको बता देती हूँ। शमीम माफी महिला का नाम है, ईरानी मूल की ये व्यवसायी है। हाल ही में अप्रैल में ही अमेरिका के लॉस एंजलिस से गिरफ्तारी हुई। अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की तस्करी के गंभीर आरोप में एक तरह से गिरफ्तार किया गया है। और अगर बात की जाए तो वुडलैंड हिल्स, लॉस एंजलिस अमेरिका की ये रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोप है ईरान से सूडान को हथियार और गोला बारूद की अवैध तस्करी करने का, दलाली करने का। लेकिन सिर्फ ये एक ही आरोप नहीं है, कई बड़े आरोप हैं। गिरफ्तारी हुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉस एंजलिस से, लेकिन अब चूंकि ये गिरफ्त में आ चुकी है तो लगभग 20 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कई और बड़ी बातें हैं। बताया जा रहा है कि जिस रूप में प्रमुख आरोप और गतिविधियां जो पाई गई उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से ईरान और सूडान के बीच में इन्होंने ड्रोन की दलाली की, जिसमें 6 ड्रोन और $70 मिलियन का सौदा एक तरह से किया गया। 55,000 बम फ्यूज सूडान भेजने की योजना का आरोप है और लाखों राउंड गोला बारूद सूडान भेजने की योजना भी शमीम माफी ने बनाई। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि 58 करोड़ की कमीशन लेने का भी आरोप इन महिला पर है। ओमान में जो उनकी कंपनी एटलस इंटरनेशनल, उसके जरिए कमीशन लिया गया। और जिस तरह से इनकी लाइफस्टाइल है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। सोशल मीडिया पर छाई रहती है ये महिला। ईरान के सैन्य संगठन के साथ में सीधा संवाद है और लेटर ऑफ इंटेंट जमा करने का भी आरोप ये है। अब जांच में भी बहुत खुलासे हुए। ईरान की जो खुफिया मंत्रालय में अधिकारी दरअसल शमीम का पहला पति पाया गया, तो इससे ये रूट्स और भी ज्यादा गहरे होते नजर आते हैं। हथियार सौदों के लिए तुर्की, ओमान और ईरान की ये महिला कई बार यात्रा कर चुकी है। सोशल मीडिया अकाउंट में बताया जाता है कि मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं और जो इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल है सोशल मीडिया पर, लग्जरी गाड़ियां, हथियार, गोदामों की तस्वीरें भी बाकायदा इनके माध्यम से शेयर की गई थी। और यही वजह है कि कई अलग अलग कयास, अलग अलग खबरें इसको लेकर सामने आती रही हैं। मेरे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। जहाँ सर आपसे समझना चाह रही हूँ, देखिए ये वही ईरान है जो हमेशा से महिलाओं के लिए बड़ा कंजर्वेटिव माना जाता रहा है। ये कहा जाता रहा कि महिलाओं के प्रति उनके जो अधिकार है वो बड़े सीमित कर दिए गए, लेकिन वहीं से ही ईरान की एक महिला अमेरिका में दलाली करती हुई पाई गई और लग्जरी लाइफस्टाइल की शौकीन है। नैना जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो अमेरिकी मूल के हो, चाहे वो पाकिस्तानी मूल के हो, बहुत सारे जो इस्लामिक देश हैं उसकी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो विदेश में रहती हैं, जो इस तरह का जीवन जीती हैं, जिनका अलग बिल्कुल नजरिया रहने का, वो बिल्कुल अलग मतलब बिना किसी रोक टोक के वो जो चाहती है वो करती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब आपने कहा कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है कि ये सौदेबाजी करती है वेपन्स की, तो वेपन्स के सौदेबाजी तो आज के दिन में बहुत सारे लोग करते हैं। पहले मोस्टली अमेरिका में तो बहुत कॉमन है ये। जी हाँ, पहले मोस्टली पुरुष करते थे और आज के दिन में औरतें भी ये करती हैं। और अमेरिका में, जैसे आपने कहा, यही मैं कहने जा रहा था कि अमेरिका में तो डिसेंट्रलाइज है वेपन प्रोडक्शन का। वहाँ तो प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो आधुनिकतम हथियार बनाते हैं। तो अगर कोई भी वहां से लेके किसी और को एक्सपोर्ट करना चाहे तो
कम से कम ये जो जितने इस्लामिक मुल्क हैं ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं कि किस तरह से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। एग्जाम्पल आपके सामने में है पाकिस्तान। पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाना नहीं आता था, लेकिन 1987-88 में इसने सारी की सारी टेक्नोलॉजी चुरा के अपने ही ऐसे ही एजेंट की मदद से यहाँ पे ले ली थी। तो ये चीजें यहाँ पे आम है, इसके लिए आपको हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। एक चीज के लिए मैं सरप्राइज हूँ कि आज के दिन में जब 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 ट्रंप ने चढ़ाई की थी ईरान के ऊपर में, तो उसने एक ऑब्जेक्टिव डाला था कि वी विल न्यूट्रलाइज द खमेनी, द सो कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ और द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। और वो उसने किया, और ये बड़े गर्व से उसने अनाउंस किया था कि वी हैव गॉट हिम। अगर अमेरिका ये कह सकता है स्टेट हेड के लिए ईरान का, तो अभी तक ईरान ने ये नहीं कहा है वी विल गेट दिस मैन। अभी तक नहीं, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी ये चीज नहीं कहा है। मुझे इसके लिए थोड़ा सा अचरज होता है कि जो देश को लगभग जो ट्रंप है, कम से कम सरफेस पर जो उसकी जो एसेट्स थी, मिलिट्री एसेट्स हो और साइंटिफिक एसेट्स हो, उसके डिफेंस एसेट्स हो, उसको खत्म कर चुका है। उसकी अंडरबेली, एयर डिफेंस को कहते हैं अंडरबेली ऑफ द नेशन, उसके एयर डिफेंस को तबाह कर चुका है। अंडरबेली आज के दिन में ईरान का एक्सपोज है। फिर भी आज तक ईरान ने ये रिजॉल्व क्यों नहीं लिया है कि वी विल गेट दिस मैन, ये मुझे आश्चर्य होता है। और अंत में आपने कहा था कि चाइनीज सैटेलाइट्स इनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ना आप ज्यादा सरप्राइज मत होइए। मैं आपको ये जो इस्राएल के जो एटॉमिक सेंटर्स हैं जहां पे के एटॉमिक वॉर हेड स्टोर किए गए हैं, चाहे वो निगेव डिमोना हो, चाहे एल्बम हो, कफार हो, नहाल, यत्फा, तिरोश, रफाइल, इन सारों के कोऑर्डिनेट्स इन 7 डेसिमल्स वो मेरे पास हैं, जो मैंने लिए हुए हैं पब्लिक डोमेन से। तो ये चीजें आज के दिन में आपको कहीं से भी मिलती है। हाँ, जो 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 अचल एसेट्स हैं, जैसे फैसिलिटीज हैं, उसकी तो आपको जरा आपके ही जो दूत होंगे या आपके जो खुफिया एजेंसी होंगे आपको दे देंगे, लेकिन जो डायनेमिक एसेट्स है, जो मूविंग एसेट्स है, उसकी खबर आपको ये सैटेलाइट देती है, जिसका कि आपने एग्जांपल दिया कि जब ऑपरेशन चल रहा था तो ऑफ सिंदूर में भी चाइना ने ये चीजें पाकिस्तान को दी थी। तो ये सब चीजें होती रहती है, इसके लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। ये मुझे लग रहा है चीन ही तो बड़ा खेला कर देता है, चीन ही बड़ा खेला कर देता है। लेकिन निपुण आलम बायन जी से एक मैं लास्ट रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। निपुण जी, जिस तरह से अब एक तरफ बातचीत की मेज सजी हुई है, ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की लगभग हर शर्त मानने को तैयार हैं, पर वो चाहते हैं कि बस वो आ जाए एक तरह से बातचीत करने के लिए। क्या ये कोई संभावना है और ईरान के लिए ये एक तरह से बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है क्या, अमेरिका से अपनी बातें मनवा लेना? नहीं, देखिए, अमेरिका तो अब ये दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि हम तो पीस के लिए तैयार है, लेकिन ईरान पीस के लिए रेडी नहीं है। तो अमेरिका की तो वो स्ट्रेटजी है, मुझे अब जो लग रहा है। नहीं तो अमेरिका इस प्रकार की बात है कि हम सब बात मानने का तैयार हैं, हम आपको रिबेट दे देंगे। क्या अमेरिका इतना भोला है, इतना अच्छा है? ये तो मुझे कभी लगता नहीं था और ना ही लगता है, क्योंकि अमेरिका तो एक कैपिटलिस्ट नेशन है। और अमेरिका के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिका अगर किसी को थप्पड़ लगाता है ना, तो थप्पड़ लगाने के बाद पैसा भी उससे वसूलने की बात करता है कि मेरे हाथ में दर्द हुआ तो थप्पड़ लगाने का। और वो अमेरिका ईरान को कह रहा है कि मैं तुम्हारी सही बातें मानने को तैयार हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं पहले आपने जख्म दिया, ईरान के चिप को आपने पकड़ा, ईरान इस बात पे रूठा और आप कह रहे हैं मर्रम लगाएंगे। तो मुझे ये बात समझ में आती नहीं है। तो अमेरिका का एक डिप्लोमेटिक ये तरीका है पूरी दुनिया को मैसेज देने का कि हम रेडी हैं, लेकिन ईरान की जिद जो है तो वो उस पर भी अपना कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक एज लेना चाहता है इन द कंफर्मेशन ऑफ द ईरान। लेकिन मुझे अब भी ऐसा लग रहा है, मुझे अब भी होप है कि कल जब बातचीत शुरू होगी तो ईरान लास्ट मोमेंट पर शायद एंट्री कर जाए, ये भी मुझे ऐसा लगता है। और अगर नहीं करता है तो ये मानकर चलिए कि फिर अगले टॉक के लिए पाकिस्तान कोई पहल नहीं कर पाएगा। और अगली टॉक जो ईरान ने कही थी कि अगर रशिया चाहे ना हमारा मीडिएटर बने, और जो रशिया ने कहा कि मैं तैयार हूँ मीडिएटर बनने के लिए, तो मुझे लगता है फिर उन्हीं के मदद से ही यहाँ पर कुछ बात बनेगी।
लेकिन उसके लिए अमेरिका तैयार होगा। अमेरिका की तो साख की बात हो जाती है। वेल, अब कल देखने वाली बात है, बातचीत होगी नहीं होगी, किस रूप में होगी, ईरान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि जो सुपर टॉक है फिलहाल उस पर खतरे के बादल हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, हॉर्मुज को लेकर ईरानी संसद की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। हॉर्मुज को लेकर ईरानी संसद का बड़ा कदम, संसद की कमेटी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नया कानूनी ढांचा लाने की तैयारी में ईरान है। जहाजों पर और सख्ती बढ़ती जा सकती है, नियम और सख्त बनाए जा सकते हैं। हॉर्मुज में टोल और कंट्रोल की संभावना और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है, यह बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो गए हैं। खबरें हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश और इजराइल में मौजूद मिसाइल भंडार लगभग 75% तक खाली हो चुके हैं। يا تو نزل 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 ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो गए हैं। खबरों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश और इजराइल में मौजूदा मिसाइल भंडार लगभग 70% तक खाली हो चुका है। अमेरिका तेजी से अपने हथियार भंडार को भरने में लगा हुआ है। खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार ने हथियार निर्माता कंपनियों को हथियारों का प्रोडक्शन तेज करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका के खाली तरकश का असर अब उसके सहयोगी देशों के हथियारों की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान युद्ध के कारण यूरोपीय देशों को हथियारों की सप्लाई में देरी का फैसला किया है। इससे बैलिस्टिक और स्कैंडिनेवियाई देश प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल ईरान से जंग की वजह से अमेरिका के हथियार भंडार पर दबाव बढ़ा है। वहीं यूरोपीय देश भी अब अमेरिका की बजाय दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका ने कुछ यूरोपीय देशों को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही अपने यूरोपीय सहयोगियों को बताया था कि पहले से तय कुछ हथियारों की डिलीवरी अब समय पर नहीं हो पाएगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के इस फैसले का असर बैलिस्टिक क्षेत्र और स्कैंडिनेवियाई देशों पर प्रभावित हो सकते हैं। इसमें से कई हथियार फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम यानी FMS के तहत खरीदे गए हैं। इस योजना में दूसरे देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, उनकी सप्लाई और बाकी मदद अमेरिका करता है, लेकिन ये हथियार अभी तक भेजे नहीं गए हैं और अब उनकी डिलीवरी में देरी होने वाली है। सूत्रों का दावा है कि जिन देशों पर हथियारों की सप्लाई में देरी का असर पड़ा है, उनके नाम सुरक्षा कारणों से नहीं बताए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ रूस की सीमा के पास के हैं। इस देरी की वजह से हमले और डिफेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग तरीके के सामान शामिल हैं। हालांकि अभी तक अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हथियारों की सप्लाई में ये देरी दिखाती है कि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिकी संसाधनों पर कितना दबाव है। उधर यूरोपीय देशों के अधिकारियों का कहना है कि इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और वो मुश्किल स्थिति में आ सकते हैं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पहले ही यूरोपीय देशों पर ज्यादा हथियार खरीदने का दबाव डालता रहा है। इसका मकसद था कि यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाए, लेकिन अब बार बार हो रही देरी से यूरोपीय देशों में नाराजगी बढ़ रही है और कुछ देश अब यूरोप में बने हथियार खरीदने की भी सोच रहे हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात हैं उसको लेकर अब एक चौंकाने वाला बयान ईरान की तरफ से सामने आया है। मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों को सलाह दी जा रही है, यूएई, कतर और सऊदी अरब छोड़ दिया जाए, सलाह दी जा रही है। अब
अब खाड़ी देशों के लिए बड़ा अलर्ट जैसा बयान है ये। हॉर्मुज के पास जहाजों को खतरे की चेतावनी है। ये अपने आप में बड़े बयान और बड़े संकेत हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, ईरानी सांसद अहमद नादेरी का बड़ा बयान है। उन्होंने हॉर्मुज में यूएस की नाकेबंदी को फेल बताया। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग नादेरी का बड़ा बयान, जो कि ईरानी सांसद हैं अहमद नादेरी, वो कह रहे हैं कि ईरानी जहाज के साथ में जो भी हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा। अमेरिका जो कर रहा है उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से जो कृत्य किए गए, जिस तरह से इस जहाज को अपने कंट्रोल में लिया गया, उस जहाज के साथ जो हुआ उसका बदला जरूर लेंगे। कहते हैं खाली पेट कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका परेशान जवान या खाली हो चुके तरकश और भूखे पेट रहने को मजबूर सैनिकों की बदौलत जंग में जीत हासिल कर पाएगा? ये सवाल अमेरिका के लिए बेहद शर्मनाक भी है। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा धक्का तो अमेरिका की सुपर पावर की छवि को लगा। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से ऐसे हमले किए कि अमेरिकी सेना का जय होने का भ्रम टूट गया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों के पास खाने तक की कमी हो गई। उन्हें या तो खाना नहीं मिल रहा और या फिर खराब क्वालिटी का खाना सप्लाई किया जा रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर मौजूद सैनिकों के परिवारों का दावा है कि अमेरिकी जहाजों पर खाने की कमी हो रही है और अमेरिकी जवानों को खराब क्वालिटी का खाना खाने को मजबूर होना पड़ रहा। खबरों के मुताबिक ये हालात यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस त्रिपोली जैसे बड़े युद्धपोतों पर तैनात सैनिकों को बेहद सीमित और घटिया खाना दिया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया की ओर से जारी तस्वीर से बवाल मच गया। सामने आई तस्वीरों में यूएसए टुडे ने ये तस्वीर पब्लिश की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। सामने आई तस्वीरों में एक प्लेट पर सिर्फ थोड़ा सा मांस, एक टोर्टिला या कुछ उबली सब्जियां और प्रोसेस्ड मीट के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों ने जवानों की टेंशन बढ़ा दी। कई परिवारों ने बताया कि सैनिकों को लगातार भूखा रहना पड़ रहा है। सैनिकों के परिजन मानते हैं कि जवानों के पास ताजे खाने की भारी कमी है और सैनिकों को राशन बांटकर खाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सैनिकों के परिवारों की ओर से भेजे गए केयर पैकेज भी सैनिकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और हवाई क्षेत्र पर पाबंदियों के कारण अमेरिकी डाक सेवा ने 27 सैन्य पिन कोड पर डिलीवरी अस्थायी रूप से रोक दी है। बताया जा रहा है कि सैनिकों के लिए भेजे गए जरूरी सामान जैसे खाने पीने की चीजें, कपड़े और हाइजीन प्रोडक्ट रास्ते में ही अटके हुए हैं। कई परिवारों ने हजारों डॉलर खर्च करके पैकेज भेजे, लेकिन वो अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि स्थिति अस्थायी है और क्षेत्र में हवाई क्षेत्र खुलने के बाद सप्लाई सामान्य हो जाएगी। हालांकि ये भी सच है कि युद्ध के दौरान ऐसी समस्याएं नई नहीं हैं और हर बड़े संघर्ष में सैन्य सप्लाई प्रभावित होती रही है। चीन हमेशा से ही ईरान का मददगार रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स और पश्चिमी मीडिया के अनुसार चीन ने जंग के दौरान और जंग के पहले कई बार ईरान की मदद की और उसकी मदद से ईरान ने घातक हथियार तक विकसित किए। मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध में अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें बहुत बड़ा हाथ ईरान की बेहतरीन मिसाइल और ड्रोन पावर का रहा, लेकिन इन मिसाइलों और ड्रोन के विकास और उन्हें सटीक तौर पर निशाने तक पहुंचाने में चीन ने ईरान की मदद की। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स और पश्चिमी मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया कि चीन ने ईरान को सैन्य और खुफिया सपोर्ट दिया।
हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों का खंडन किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की अर्थाई कंपनी के हाई रेजोल्यूशन इंटेलिजेंस सैटेलाइट TEE-01B ने अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया। इसकी मदद से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी और सटीक हमले किए गए। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स के सटीक हमलों को धार देने के लिए GPS की बजाय चीन के बाइडू 3 नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे ईरान को अमेरिकी और इजरायली GPS जैमिंग से बचने में मदद मिली। खबरों के अनुसार चीन के 500 से अधिक सैटेलाइट का नेटवर्क अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों की रियल टाइम डेटा ईरान को दे रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चीन की रडार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल किया। खबरों के अनुसार ईरान के ड्रोन्स में इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जों के चीन में बने होने की आशंका है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए तकनीकी मदद और कच्चा माल मुहैया करवाया। साल 2021 में चीन और ईरान ने एक लंबे रणनीतिक समझौते पर दस्तखत किए। इसमें आर्थिक निवेश के साथ साथ सैन्य और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की भी बात कही गई। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।